हेलो दोस्तों, क्लासमेट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है हमारा प्लान नंबर 11। टॉपिक आज सब्जेक्ट तो SST है, सामाजिक अध्ययन। और टॉपिक आज का जो हमारा चैप्टर है वो सम्राट अशोक। SST जो टॉपिक होता है, सामाजिक अध्ययन जो विषय होता है तो इसमें आप हिस्ट्री से भी लेसन बना सकते हैं, इन्वायरमेंट से बना सकते हैं, ज्योग्राफी से बना सकते हैं। ठीक है, तो SST में ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, असल में टॉपिक तो हिस्ट्री का है, बट SST में ये बना सकते हैं आप। तो हमने आज का जो टॉपिक प्रकरण ले रखा है वो है सम्राट अशोक। क्लास 8 बेसिक जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो आप तो लिखेंगे। फिर हम समान उद्देश्य देखते हैं। तो छात्रों में इतिहास विषय के प्रति जागृत करना, रुचि जागृत करना, ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्रदान कर। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इतिहास लिख गया, यहाँ पे आप सामाजिक अध्ययन कर लीजिएगा। में उनकी रुचि को सुदृढ़ करना, अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। 4 पॉइंट है स्वदेश प्रेम और सांस्कृतिक एकता की भावना मजबूत करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य सम्राट अशोक के बारे में बताना। अगला सम्राट अशोक की उपलब्धियों के एवं नीतियों के बारे में बताना। ठीक है, फिर सहायक सामग्री। इस चैप्टर को पढ़ाने में आपको किन किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे। फिर पूर्व ज्ञान। छात्र सम्राट अशोक के बारे में या उनके नाम से परिचित हैं। ठीक है, फिर हम परिचयात्मक प्रश्न करेंगे। परिचयात्मक प्रश्न की एक खासियत होती है कि इसका जो प्रश्न पैटर्न होगा वो जेड के आकार का ही होगा। अगर इसके आकार का नहीं होता है तो आपका परिचयात्मक प्रश्न गलत है। यानी कि आप प्रश्न पहले करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर से ही आपको प्रश्न निकालना होगा। ठीक है, फिर आप अगर फिर क्वेश्चन आपका 3, 4, 5 तक जाता है तो ऐसे यही पैटर्न आगे तक फॉलो होता रहेगा। ठीक है, इसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं, क्रम, संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया का। पहला है मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध राजाओं के नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार। तो बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? अशोक। थर्ड प्रश्न है अशोक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो होगा समस्यात्मक। हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर विकास में होगा कि आप अपने टॉपिक को 2 भागों में विभाजित कर लीजिए। अगर आपके टीचर कहें कि एक ही टॉपिक में एक ही भाग में पढ़ाना है तो आप दोनों को इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 भागों में विभाजित करके पढ़ाया है। तो फिर प्रस्तुतिकरण तो है, पहला है यूनिट सम्राट अशोक। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे इसका जवाब बेसिक दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे उन बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम कॉलम बनाएंगे शिक्षण, छात्राध्यापक क्रिया और सांपट कार्यक्रम। टॉपिक लिखेंगे अपना क्या है? सम्राट अशोक। स्पष्ट करेंगे सिर्फ मौर्य वंश के शासकों में ही नहीं बल्कि प्राचीन विश्व के महानतम शासकों में अशोक की गणना होती है। अनेक विद्वानों ने उसकी तुलना डेविड और सोलेमन, मार्कस ऑरेलियस और शार्लमा जैसे महान शासकों में की है। संभवतः विश्व का वह प्रथम सम्राट था जिसने साम्राज्यवादी युग में युद्ध की नीति, ठीक है, युद्ध की नीति का त्याग किया। कब किया था? कलिंग युद्ध के बाद किया था। और प्रजा को अपनी संतान के समान समझा। बिंदुसार के अनेक पुत्र थे। अशोक यद्यपि सबसे श्रेष्ठ यानी जेठ पुत्र नहीं था, तथापि वह गद्दी पर बैठा। उनकी माता का नाम सुभद्रागढ़ी या धम्मा था। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र व पुत्री का नाम संघमित्रा था। महेंद्र और संघमित्रा क्या थे? जो सिलोन गए थे धर्म प्रचार के लिए। सिलोन यानी कि आधुनिक श्रीलंका। बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात अशोक सन 269 ईस्वी में राज्यारोहण हुआ और वह गद्दी पर बैठा। उसने 232 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। अशोक चंडाशोक के रूप में विख्यात था। ठीक है, कहा जाता है कि एक बार उसने अंतपुर की स्त्रियों ने उसकी क्रूरता का मजाक उड़ाया। क्रूरता मतलब वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, तो उसने क्रुद्ध होकर के अंतपुर की 500 स्त्रियों की हत्या करा दी। चीनी यात्री फाहियान भी इसकी क्रूरता का वर्णन करता है। ठीक है, अब सांपटगार में जो आपको इंपॉर्टेंट डाटा लगे उसको आप यहाँ पे लिखते चलिए। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न। अशोक के माता का क्या नाम था? अशोक की पुत्री का क्या नाम था? ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछ लिया यूनिट 1 खत्म होने के बाद, या कुछ और भी पूछ सकते हैं।
फिर है इकाई 2, अशोक की नीतियाँ क्या थी। फिर हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है कि अशोक किस नाम से विख्यात था, तो चंडाशोक। अशोक की नीतियाँ क्या थी, ये समस्यात्मक हो गया जो हम बताएंगे। तो इसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। टॉपिक लिखेंगे अशोक की नीतियाँ। सम्राट अशोक की मुख्यतः 2 नीतियाँ थी। पहला था विदेश नीति और दूसरा था धार्मिक नीति। तो देखते हैं पहला विदेश नीति क्या था। तो चंद्रगुप्त और बिंदुसार की ही तरह अशोक की विदेश नीति का मुख्य तत्व यह था कि वह भारत के अंदर उग्रगामी साम्राज्यवादी नीति का पोषक था, जबकि विदेशों के साथ उसने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। राजा बनने के पूर्व ही वह खस एवं नेपाल पर विजय प्राप्त कर चुका था। कल्लड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि अशोक ने कश्मीर पर भी विजय प्राप्त की, परंतु उसके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध कलिंग का युद्ध था। ठीक है, जो उसके राज्याभिषेक के 8 वर्षों के पश्चात अर्थात 9वें वर्ष 261 से 260 ईस्वी पूर्व में हुआ। इस युद्ध ने अशोक को चंडाशोक से धर्माशोक में परिवर्तित कर दिया। कलिंग क्या था। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलालेख में स्वयं किया। कलिंग एक शक्तिशाली और संपन्न राज्य था। यह राज्य हाथियों और हाथीदांत के लिए विख्यात था। प्लिनी के अनुसार कलिंग की सेना में 60,000 पैदल सैनिक, 1,000 घुड़सवार और 7,000 हाथी थे। कलिंग युद्ध का वर्णन स्वयं अशोक ने किया है। 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह एक भीषण युद्ध था जिसमें लाखों व्यक्ति मारे गए, घायल हुए और बंदी बनाए गए। अंततः कलिंग पर अशोक की विजय हुई। कलिंग मगध साम्राज्य का अंग बन गया। युद्ध में हुए भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने शांति और अहिंसा की नीति अपना ली तथा हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। अब धार्मिक नीति क्या थी उसकी। तो अशोक विश्व इतिहास में जितना अधिक एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विख्यात नहीं है, उससे ज़्यादा वह इसलिए प्रसिद्ध है कि उसने मानव की नैतिक उन्नति के लिए जीवन प्रयत्न प्रयास किया। सत्य, अहिंसा और जीवन के कल्याण के लिए वह सदा प्रयत्नशील रहा। कलिंग युद्ध के पश्चात उनका सारा ध्यान मानव कल्याण की तरफ गया। इसके लिए उसने जिन सिद्धांतों का विकास और प्रचार किया वे इतिहास में धम्म के नाम से विख्यात हैं। किसके नाम से, धम्म के नाम से विख्यात हैं। अशोक के धम्म को प्रभावित करने वाले अनेक कारण थे। यद्यपि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। यद्यपि जनसाधारण के लिए जिस धम्म का प्रचार उसने किया वह बौद्ध धर्म से भिन्न था। अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य जितना विशाल और सुदृढ़ हो चुका था, उसकी सुरक्षा केवल 2 ही उपाय थे। ठीक है, एक उपाय था कि सैनिक शक्ति के बल पर साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाए। दूसरा उपाय था कि सभी धर्मों से संकलित सर्वगामी धर्म को अपनाना। दूसरा तरीका ज़्यादा सुगम और लाभदायक था। अशोक स्वयं धर्म की व्याख्या करता है। ठीक है, व्याख्या करता है, धर्म है साधुता, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता, दान करना, दान, सत्य और पवित्रता, जीव हिंसा से बचना, माता पिता की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर का भाव प्रदर्शित करना। ये सब धर्म के नियम थे। यानी अगर आप धर्म को एक्सेप्ट करते हैं तो इन सब चीज़ों को मानना होगा आपको। ठीक है, फिर इसमें क्या है, मूल्यांकन प्रश्न है। पहले अशोक की कितनी नीतियाँ थी, फिर अशोक की विदेश नीति का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। बच्चा जो आंसर देगा सही आंसर को आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे। पहला है कि अशोक का शासन कब से कब तक था। तो सम्राट अशोक का शासन 269 ईस्वी से लेकर के 232 ईस्वी तक था। है अगला प्रश्न, अशोक किस नाम से विख्यात था। तो अशोक चंडाशोक के नाम से विख्यात था। चंडाशोक कब था, कलिंग युद्ध के पहले चंडाशोक के नाम से विख्यात था और कलिंग युद्ध के बाद धर्माशोक के नाम से विख्यात था। ठीक है, ये पॉइंट आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप कहीं और भी नोट कर सकते हैं। अशोक की नीतियों के क्या नाम थे। तो अशोक की मुख्यतः 2 नीतियाँ थी। पहला था विदेश नीति, दूसरा थी धार्मिक नीति। अब आता है गृह कार्य। गृह कार्य में हमने यहाँ पे प्रश्न उत्तर ले रखा है कि सम्राट अशोक की जीवनी संक्षेप में लिखिए या सम्राट अशोक की नीतियों के बारे में बताइए। इसके अलावा भी आप इस चैप्टर से कुछ और इम्पोर्टेंट दे सकते हैं, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके नॉलेज के लिए कि कितना बच्चे ने अचीव किया इस टॉपिक से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।
धन्यवाद।